हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने की क्रॉनिकल मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन को प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत कई सारे मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, विजन IAS आदि मैगजीन शामिल है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है इसके अंतर्गत, जिसमें मुख्य रूप से PIB के डेली महत्वपूर्ण अपडेट्स को भी इसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025। तो 10 से 12 जनवरी 2025 तक युवा कार्य विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत युवा नेता संवाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वह 10 से 12 जनवरी 2025 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच उपलब्ध कराना है। देश भर के युवा नेताओं ने विकसित भारत में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, और दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है युवाओं के लिए विकसित भारत, इसका उद्देश्य है युवाओं के विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच उपलब्ध करना, और इसका जो आयोजन है वह 10 से 12 जनवरी 2025 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है जो कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। देखिए, इसके अंतर्गत कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उन फैक्ट्स को मैं स्किप कर दे रहा हूं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो नेक्स्ट है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने वाराणसी में अपना 6ठा नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। ध्यान दीजिए, जो वाराणसी में इसका कार्यालय स्थापित किया गया है वह 6ठा नया कार्यालय है। इससे पूर्व गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय थे, और वर्तमान समय में इसके जो 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। IWAI की स्थापना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। ध्यान दीजिएगा, यह संवैधानिक नहीं बल्कि यह एक वैधानिक निकाय है। यह बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। अर्थात यह जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है वह बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, और यह एक प्रकार की वैधानिक निकाय है। हाल ही में इसका 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 8वां वेतन आयोग। तो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग की मंजूरी दी। इसके पूर्व में जो 7वां वेतन आयोग था वह उसे 2016 ईस्वी में लागू किया गया था, और इसका कार्यकाल जो है 2026 में पूरा होगा। अर्थात जो 7वां वेतन आयोग है वह 2016 से लेकर 2026 ईस्वी तक के लिए लागू की गई थी। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। 8वें वेतन आयोग के संबंध में अभी अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है, इसी कारण इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और एप्लीकेशन। तो 15 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय ने अपने युद्ध क्षेत्र पर्यटन योजना के अंतर्गत भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह युद्ध क्षेत्र भ्रमण के लिए सूचना और मंजूरी के लिए वन स्टॉप गंतव्य होगा, जिसमें कि आभासी पर्यटन और ऐतिहासिक विवरण भी शामिल होंगे। तो ध्यान दीजिए, यह इंडियन आर्मी और पर्यटन मंत्रालय का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है वह भारतीय सेना और पर्यटन मंत्रालय का एक संयुक्त पोर्टल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। तो 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार द्वारा इसे अक्टूबर 2023 में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। अर्थात केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया और यह जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड होगा वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अर्थात जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है और जो इसका नोडल मंत्रालय है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है और नवगठित बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित अन्य 20 राज्यों के हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। तो देखिए यह जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इससे संबंध में जो प्रश्न बनने की संभावना है, पहला कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया, दूसरा जो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि इसे कब अधिसूचित किया गया, और तीसरा इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन है, और चौथा इससे संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है वह कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि भारत की तट रेखा का विस्तार किया गया है। तो जो नवीनतम शोध पत्र जारी किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, उसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक सूचना के अनुसार पिछले 5 दशकों में भारत की तट रेखा में लगभग 50% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि पूर्व में अर्थात 1970 ईस्वी में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार 1970 ईस्वी में जो भारत की तट रेखा 7,516 किलोमीटर थी, जो 2023-24 ईस्वी में बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। यानी कि वर्तमान समय में भारत की तट रेखा से संबंध में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वर्तमान समय में भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई हो गई है 11,098 किलोमीटर। इसका जो मुख्य कारण यह बताया गया है कि भारत की तट रेखा को मापने के लिए अपनाई गई नई कार्य प्रणाली है, जिसे कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की तट रेखा वर्तमान समय में कितनी किलोमीटर लंबी है, तो भारत की तट रेखा जो है वह वर्तमान समय में 11,098 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूर्व में यह 7,516 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है पंचायत से संसद 2.0। तो ध्यान दीजिए 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह जो कार्यक्रम है वह आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अर्थात पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का जो आयोजन है वह मुख्य रूप से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात द्वीप विकास एजेंसी। देखिए हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से दोनों द्वीप समूह अर्थात लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी घरों में सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाने की बात कही है। अर्थात यह जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है इसके हाल ही में जो 7वीं बैठक आयोजित की गई। और ध्यान दीजिए द्वीप विकास एजेंसी का जो गठन है वह केंद्र सरकार ने द्वीपों के विकास के लिए 1 जनवरी 2017 को किया था। अर्थात जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा भारत के 2 द्वीपों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए 1 जनवरी 2017 को किया गया था। इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी द्वीपों के व्यापक विकास की देखरेख करना है। अर्थात जो द्वीप विकास एजेंसी है इसकी जो गठन किया गया था वह 1 जून 2017 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है वह माननीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और इसका जो मुख्य कार्य है वह भारत के द्वीपों के व्यापक विकास की देखरेख करना है। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो वह है वेदांता की 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 3 से 5 जनवरी 2025 को 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय यानी कि थीम था कि वेदांतिक विश्व व्यवस्था की
पुनर्कल्पना इस सम्मेलन का मुख्य थीम था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। तो देखिए, यह जो वेदांता की 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो आयोजन जो है वह 3 से 5 जनवरी 2025 के मध्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। तो हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने सिविल सेवा अधिकारी संस्थान नई दिल्ली में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कर्मयोगी मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें जागरूक करना तथा उनका मार्गदर्शन करना था। तो यह हो गया राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। अब यदि आर्थिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला है भुगतान प्रणाली रिपोर्ट दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अर्थात इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि भारत के डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई की जो हिस्सेदारी है वह 2019 में 34% थी, जो कि बढ़कर 2024 में 83% हो गई है। अर्थात पिछले 5 वर्षों में यूपीआई की हिस्सेदारी में पिछले 5 वर्षों में 74% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इसके विपरीत यदि हम आरटीजीएस की बात करें और इसके विपरीत आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि जैसी अन्य भुगतान प्रणालियों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान 66% से घटकर 17% हो गई है। अर्थात पिछले 5 वर्षों के दौरान यूपीआई द्वारा लेन देन में वृद्धि 74% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब के माध्यम से लेन देन में 66% से घटकर 17% की कमी आ गई है। नेक्स्ट है जेड मोड सुरंग का उद्घाटन। तो 10 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह जो सुरंग है वह कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क है। इस सुरंग में आपातकालीन स्थिति के लिए 7.5 मीटर का समानांतर बचाव मार्ग भी है। जेड मोड सुरंग समुद्र तल से सामान्यतः 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 12 किलोमीटर में विस्तृत इस सड़क में 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। तो ध्यान दीजिए, यह जो जेड मोड सुरंग है इससे संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है कि जेड मोड सुरंग किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। तो जो जेड मोड सुरंग है वह कश्मीर के गांदेरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के मध्य अवस्थित है। अर्थात यह कश्मीर के गांदेरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र को सोनमर्ग से जोड़ने का कार्य करता है जेड मोड सुरंग। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाना और ऑनलाइन लेन देन को अपनाए जाने का यह रिपोर्ट मापन करता है, जिसके तहत चयनित किए गए पैरामीटर में भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति एवं भुगतान प्रदर्शन और उपभोक्ता केंद्रीयता शामिल है। तो यह हो गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल भुगतान सूचकांक। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ 1 जनवरी 2025 को मनाया गया और ध्यान दीजिए इसकी जो स्थापना है वह 15 अप्रैल 1994 को हुई थी और इसे 1 जनवरी 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया था। अर्थात यह जो विश्व व्यापार संगठन है इसने 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। इसी कारण 1 जनवरी 2025 को इसकी हाल ही में 30वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। विश्व व्यापार संगठन के स्थापना वर्ष 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, जिसे सामान्यतः गैट के नाम से जाना जाता है, में उरुग्वे दौर की वार्ता के पश्चात मार्केस समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है वह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों का प्रबंधन करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है
कि व्यापार प्रवाह यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र है। अर्थात जो व्यापार के मार्ग में जो कई प्रकार की जो अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर किया जाए। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब किसी भी देश द्वारा एक दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो जिस देश की वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया जाता है वह देश WTO में इसकी शिकायत कर सकता है। तो यही है विश्व व्यापार संगठन की हाल ही में 30वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग देखिए 1 जनवरी 2025 ईस्वी को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी जिसने कि पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग के अधिशेष में 2 मुख्य बातें शामिल। हाँ, ये जो बेसिकली ये कह रहा है कि नीति आयोग के मुख्य रूप से 2 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें पहला है देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना और उनकी निगरानी करना, और जो दूसरा है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब यदि नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, यदि सपोज प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ध्यान दीजिए, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान समय में जो अरविंद पनगड़िया हैं वो 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में भी अरविंद पनगड़िया वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। तो और यदि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें, सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। ध्यान दीजिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की अब हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है संशोधित कैशलेस उपचार योजना का अनावरण। तो हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित कैशलेस उपचार योजना का अनावरण किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचना दे दी जाए। सपोज यदि एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं कि यदि ए व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और इस ए व्यक्ति ने यदि 24 घंटे के अंदर किसी भी पुलिस स्टेशन में उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी अपना इलाज करवाने के लिए। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में कैशलेस उपचार योजना पर पायलट परियोजना शुरू की गई थी। तो यह हो गया संशोधित कैशलेस उपचार योजना, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट हो गया उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025। तो 13 जनवरी 2025 को ध्यान दीजिए पुणे में इसका आयोजन किया गया। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना विषय पर, अर्थात जो उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 है, इसका यदि मुख्य थीम की बात करें तो उद्यमिता विकास सम्मेलन का जो मुख्य थीम है कि उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना विषय पर उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कुल 40 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से 20 परियोजनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय पशुधन मिशन और 20 परियोजनाएं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत शामिल हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है कि अब आप लोगों को अपने नोटबुक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के साथ साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में भी जानकारी अपडेट कर लेनी है आप लोगों को अपने नोटबुक में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। तो 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पूरे देश भर में दूरसंचार पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का शुभारंभ किया। जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है वह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 1.1 की सफलता पर आधारित है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख टावर स्थापित किए गए थे। तो यह हो गया राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन।
नेक्स्ट है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो ध्यान दीजिए 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपूर्ण देश भर में दूरसंचार पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह जो एप्लीकेशन है वह मुख्य रूप से मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो कि उपयोगकर्ताओं को अपने दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने और उनकी दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने में महत्वपूर्ण उपाय प्रदान करता है। सपोज करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मोबाइल खो जाती है तो वह अपने मोबाइल की IMEI नंबर के माध्यम से इस संचार साथी एप्लीकेशन की सहायता से उस अपने खोई हुए मोबाइल को सर्च किया जा सकता है। तो यह हो गया संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना। तो भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने IGICB अर्थात इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना को प्रारंभ किया है। 2003 में स्थापित किया गया था। NIXI और मैत्री के अंतर्गत यह एक गैर लाभकारी कंपनी है जो कि भारत में इंटरनेट की पहुंच और स्वीकृति बढ़ाने का काम करती है। तो यह हो गया इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट फैक्ट्स यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए भारत एवं अमेरिका के मध्य साइबर अपराधों की जांच में सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है। इस समझौता जो है वह 17 जनवरी 2025 को इस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भारत की तरफ से इस समझौते का जो नोडल एजेंसी है वह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र अर्थात I4C को प्रदान किया गया है। वहीं अमेरिका की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और इसकी घटक एजेंसियां अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट इसकी अमेरिका की तरफ से नोडल एजेंसी है। तो आपको इसके संबंध में यही दो फैक्ट्स याद करना है, यह समझौता कब हस्ताक्षर हुआ और दूसरा भारत एवं अमेरिका की तरफ से इन दोनों देशों की तरफ से इस समझौते में नोडल एजेंसी के रूप में किसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कोची संवाद 2025। तो ध्यान दीजिए 16-17 जनवरी 2025 को केरल के कोची शहर में कोची संवाद 2025 की प्रारंभिक संस्करण का आयोजन किया गया। अर्थात कोची संस्करण 2025 का पहली बार जो आयोजन है वह केरल के कोची शहर में किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत और खाड़ी देशों में संबंध मजबूत करने के लिए यह केरल में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रैक 1.5 संवाद है। ध्यान दीजिए यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रैक 1.0 डिप्लोमेसी या ट्रैक 2.0 डिप्लोमेसी या ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी पढ़ते होंगे, उसी के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के अंतर्गत केरल सरकार ने भारत और खाड़ी देशों के मध्य संबंध मजबूत करने के लिए इस प्रकार के एक इनिशिएटिव का आयोजन किया है। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से 5 प्रमुख विषयों व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश, समुद्री रणनीतिक साझेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी, प्रवासी भारतीयों के साथ मेल मिलाप, ऊर्जा सहयोग और नवाचार पर विचार विमर्श किया गया। अर्थात कोची संवाद 2025 के अंतर्गत इन्हीं 5 विषयों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट है 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता। तो देखिए 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके संबंध में जो इसकी सह अध्यक्षता है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्ब डेल्फिन ने इसकी सह अध्यक्षता की। तो 11वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके संबंध में इतना ही फैक्ट्स जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी तथा डेनाली पर्वत के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो देखिए ध्यान दीजिए अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में बने हैं तब से वैश्विक स्तर पर काफ़ी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अमेरिका के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अमेरिकी नीतियों के कारण अस्त व्यस्तता की स्थिति देखने को मिल रही है। तो यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता में आने के तदुपरांत मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। इसके तत्पश्चात उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्व में डेनाली के नाम से जानी जाती थी उसका भी नाम बदलकर माउंट मैकिनले करने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
अब ध्यान दीजिए, यह जो मैक्सिको की खाड़ी है वह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो कि फ्लोरिडा जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और यूकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर को जोड़ती है। यह जो मैक्सिको की खाड़ी है, जब आप अमेरिका का इस क्षेत्र में मैप देखेंगे तो यह वाला जो रीजन है यहाँ मैक्सिको की खाड़ी अवस्थित है। तो यही कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो कि फ्लोरिडा जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर और यूकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में अवस्थित है। ध्यान दीजिए, उत्तर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कनाडा हो गया और यह हो गया अलास्का। तो जो माउंट मैकिनले है वह अलास्का में ही अवस्थित है तथा वर्ष 2015 में भी इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया था। तो यह हो गया मैक्सिको की खाड़ी और डेनाली पर्वत के नाम में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता। तो 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुरशिवान बिन जैनल आबेदीन द्वारा की गई। तो यह हो गया प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। यदि ला पेरोस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास की बात करें तो 16 जनवरी से 24 जनवरी 2025 के मध्य बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस का 25वां संस्करण आयोजन किया गया। इसमें भारत सहित 9 हिंद प्रशांत देशों, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रिटेन की 9 सेनाओं ने भाग लिया। अब यदि ला पेरोस से एक्सरसाइज की बात करें तो यह एक प्रकार का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने और भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच स्थितिजन्य जागरूकता विकसित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वह मुख्य रूप से फ्रांस द्वारा किया गया, जिसे कि मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य में आयोजित किया गया। तो ध्यान दीजिए, जब 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था तो उसमें एक प्रश्न पूछे गए थे कि यह युद्धाभ्यास का आयोजन किन स्थान पर किया गया। तो उसी प्रकार से जब भी आप किसी भी युद्धाभ्यास को पढ़ें तो उसमें मुख्य रूप से वह युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित की गई, कब से प्रारंभ की गई और किन देशों के मध्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। युद्धाभ्यास के संबंध में इन्हीं 3 फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। तो जो ला पेरोस युद्धाभ्यास है, यह इसका आयोजन मुख्य रूप से फ्रांस द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन वर्ष 2025 में मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य में आयोजित की गई। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो वह है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन में नौकरियां वर्ष 2030 तक सबसे तेज़ी से बढ़ेंगी और एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों, फिनटेक इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में प्रतिशत के लिहाज से उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। तो यह हो गया फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, जिसे कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है और प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट है 57वां टाइगर रिजर्व। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभयारण्य को 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। लेकिन वर्तमान समय में यदि 58वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है माघव वन क्षेत्र को। मध्य प्रदेश के माघव वन क्षेत्र को हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है हरित परिवर्तन योजना पर कार्यशाला। तो हाल ही में हरित परिवर्तन योजना के वित्त पोषण और अनुकूलन आवश्यकताओं पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोलकाता में किया। तो ध्यान दीजिए, हरित परिवर्तन योजना पर जो कार्यशाला आयोजित की गई है, इसका आयोजन वेस्ट बंगाल के कोलकाता में किया गया है।
नेक्स्ट और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह है कि छत्तीसगढ़ वनों को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वनों को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपने वनों के पारिस्थितिक तंत्र को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के 44% क्षेत्र पर वन अवस्थित हैं, जिनमें कि तेंदुपत्ता, शहद, लाख आदि प्राप्त होते हैं। हरित जीडीपी जो है वह मुख्य रूप से वर्ष 1980 में विकसित एक नवीन अवधारणा है। हरित जीडीपी की अवधारणा का जो विकास है वह 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक से विकसित पहला बेबी कोरल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विश्व के पहले क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक से विकसित बेबी कोरल को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री तापमान से प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए ताप सहिष्णु प्रवाल विकसित करना है। तो यह हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के माध्यम से विकसित पहला बेबी कोरल। ऑस्ट्रेलिया में इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है 2025 सुधारों का वर्ष। देखिए, तो 1 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स में घोषित किया है। तो इसके संबंध में इतना ही जानने की आवश्यकता है कि वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है अंजी खड पुल। तो हाल ही में देश के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में अवस्थित है, जो कि रियासी को कटरा से जोड़ने का कार्य करेगा। तो यह इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है कि यह जो अंजी खड पुल है वह रियासी को कटरा से जोड़ने का कार्य करेगा। हाल ही में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो वह है पिग बुचरिंग घोटाला। तो देखिए, यह जो एक प्रकार का घोटाला है जिसके संबंध में कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में समाचारों में रहा पिग बुचरिंग क्या है, तो जो पिग बुचरिंग है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि पिग बुचरिंग नामक एक नए प्रकार का साइबर घोटाला का जिक्र किया गया है, जिनमें बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों, छात्रों और ज़रूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है और उनको किसी आकर्षक योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब तक लोग निवेश कर देते हैं तब यह जालसाज गायब हो जाते हैं। तो यह हो गया पिग बुचरिंग घोटाला, यानी कि इसे हिंदी में निवेश घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा पिग बुचरिंग क्या है, तो पिग बुचरिंग जो है वह एक प्रकार का साइबर घोटाला है। नेक्स्ट है फायरफ्लाइज भारत का पहला निजी उपग्रह समूह। ध्यान दीजिए, हाल ही में गूगल समर्थित पिक्सल नामक भारतीय निजी कंपनी ने अपने फायरफ्लाई समूह के पहले 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस उपग्रह समूह में टोटल 6 वाणिज्यिक उच्चतम रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल वाले उपग्रह शामिल होंगे। यह भारत का पहला वाणिज्यिक उपग्रह समूह है। इन उपग्रहों को कैलिफोर्निया के बेडिनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिए, इस मिशन का नाम है ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर। नेक्स्ट है राकेश शर्मा। यदि राकेश शर्मा की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये जो राकेश शर्मा है वह मुंबई स्थित IDBI बैंक लिमिटेड ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि IDBI बैंक के CEO के रूप में हाल ही में राकेश शर्मा की नियुक्ति की गई है। यदि जय शाह की बात करें तो ध्यान दीजिए, जय शाह जो हैं वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। जय शाह को लंदन स्थित मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में बोर्ड सदस्य के रूप में भी जय शाह को हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह है पुसरल्ला वेंकट सिंधु, जिन्हें कि मुख्य रूप से PV सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, 13 जनवरी 2025 को वैश्विक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड पूमा इंडिया ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पुसरल्ला वेंकट सिंधु अर्थात PV सिंधु के साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बहुवर्षीय सहयोग में आधिकारिक रूप में भागीदारी की। यानी कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु पूमा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है देवजीत सैंकिया।
देवजीत सैकिया, असम के एक वकील और पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि बीसीसीआई के नया सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। इनके संबंध में इतना ही महत्वपूर्ण फैक्ट जानने की आवश्यकता है कि हाल ही में बीसीसीआई ने अपना नया सचिव नियुक्त किया है देवजीत सैकिया को। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो नेक्स्ट फैक्ट्स है वे हैं बी नारायणन। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 11वें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले बी नारायणन की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो सपोज यदि फेमस पर्सनैलिटी के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है 71वीं बीपीएससी में कि हाल ही में खबरों में रहे या हाल ही में खबरों में रहे बी नारायणन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जो बी नारायणन है वो इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर द्वारा करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत विभिन्न मंथली पत्रिकाओं जिनमें कि प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, विजन आईएएस, क्रॉनिकल मैगजीन आदि के शॉर्ट नोट्स को उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ पीआईबी से संबंध में भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इस बैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर, इन दो में से किसी भी एक नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। तो पद्म पुरस्कार की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2025 में जो प्रदान किया गया उसके अंतर्गत टोटल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और टोटल 113 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए एक युगल मामले जिनमें कि पुरस्कारों को एक रूप में गिना जाता है सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। इन पुरस्कार पाने वाले में टोटल 23 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि महिलाएं हैं तथा इस सूची में विदेशी या अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों या ओवरसीज सिटीजन की बात करें तो टोटल 10 व्यक्ति हैं जो कि ओवरसीज सिटीजन हैं और 13 मरणोपरांत लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि जो टोटल 139 पुरस्कार प्रदान किए गए, इस 139 पुरस्कार में टोटल 23 हैं जो कि वीमेन हैं। इसके अलावा टोटल 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें कि PIO के रूप में जाना जाता है और 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि जो पद्म पुरस्कार 2025 में प्रदान टोटल 139 पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें 23 महिला, 10 हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कह सकते हैं कि अनिवासी भारतीय हैं और इसके अलावा 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पद्म पुरस्कार की लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं अपने पेड बैच में आप लोग सारे लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 के विजेता। देखिए 76वां गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करते हैं कि किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का अवार्ड दिया गया तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ने मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है वो जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए उनके जीवंत प्रदर्शन पर आधारित की गई थी। इस वर्ष टोटल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों एवं विभागों की टोटल 31 झांकियों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लिया। यानी कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो टोटल है वह 31 झांकी को शामिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को जजों की पैनल द्वारा सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो पुरस्कार है वह जम्मू कश्मीर के राइफल्स रेजिमेंट को प्रदान किया गया है।
उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 और स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के चित्रण के लिए जजों के पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश जीता है, जबकि यदि मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय मामलों के मंत्रालय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024। तो भारतीय बैंक संघ ने मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पद 2024 में बैंकिंग उद्योग में शीर्ष प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को सम्मानित करने के लिए 7 श्रेणियों में प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए। यह है IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024। ICC अवार्ड 2024 की बात करें तो ICC अवार्ड 2024 के संबंध में जो लिस्ट है उसे भी पेड बैच में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय लघु फिल्म अनुजा। देखिए जनवरी 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 57वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन किया गया है। इस फिल्म में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और कार्यकारी निर्माता गुनीत मोंगा हैं तथा हॉलीवुड स्टार लेखिका मिंडी कलिंग आदि इसके निर्माता हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार। यदि सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार की बात करें तो सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर भारत संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अर्थात सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार जो है वह तरुण दास को सिंगापुर एवं भारत के मध्य संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। यदि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात करें तो देखिए 2 जनवरी 2025 को युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। यदि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 टोटल 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जिनमें कि गुकेश डी हैं शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हैं हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार हैं पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर हैं शूटिंग के लिए। इसी प्रकार से यदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें की बात करें तो पहला और महत्वपूर्ण पुस्तक है दिया सलाई। इस दिया सलाई पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, अर्थात कैलाश सत्यार्थी द्वारा दिया सलाई नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है भारत ने G20 में कैसे सफलता प्राप्त की, G20 प्रेसिडेंसी की अंदरूनी कहानी। ये जो पुस्तक है इसकी रचना की गई है अमिताभ कांत द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं संघमित्रा चक्रवर्ती। नेक्स्ट है संसद शक्तियाँ कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर KS चौहान। नेक्स्ट पुस्तक है वाइल्ड फिक्शंस। यदि वाइल्ड फिक्शंस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण मोदी इरा, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। और नेक्स्ट पुस्तक है गाजा के बाद की दुनिया चुनौतीपूर्ण समय के लिए एक मार्गदर्शिका। इस पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। तो ये जो जितने 6-7 पुस्तक दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो वह है जनवरी 2025 में महत्वपूर्ण दिवस। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी शेखर। देखिए यदि फेमस पर्सनैलिटी में पृथ्वी शेखर के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो जो पृथ्वी शेखर हैं भारत के पृथ्वी शेखर ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप 2025 में फ्रांस के ओलिवियर ग्रेब को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है पृथ्वी शेखर और इसका उप विजेता रहे हैं फ्रांस के ओलिवियर ग्रेब। नेक्स्ट हो गया ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में आयोजित किए गए महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता, तो ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स के अंतर्गत प्रदान किया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में इटली के जैनिक सिनर ने
पुरुष एकल का, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसन कीज ने महिला एकल का खिताब जीता है। यानी कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर तथा महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीती है। अब देखिए, यदि हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करते हैं तो पुरुष एकल का विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, जो कि इटली के रहे हैं, और इन्होंने अलेक्जेंडर जेबरेव, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेबरेव को पराजित किया है। यदि महिला एकल की बात करें तो महिला एकल का विजेता रहे हैं अमेरिका के मेडिसन कीज, जबकि बेलारूस के आरेना सबालेंका इसकी उप विजेता रही हैं। यदि पुरुष युगल की बात करें तो फिनलैंड और ब्रिटेन के हैरी हेलियोबरा और हेनरी पैटन पुरुष एकल में विजेता रहे हैं, जबकि महिला युगल में विजेता रही हैं कैटेरिना सिनियाकोवा, चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, और टेलर टॉमसेट अमेरिका की रहने वाली हैं। ये दोनों महिला युगल में इसकी विजेता रही हैं। तो इसका लिस्ट मैं आप लोग को पेड बैच में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह है नोमा जोहार इंटरनेशनल शतरंज खिताब। यदि नोमा जोहार इंटरनेशनल शतरंज खिताब की बात करें तो जनवरी 2025 में तमिलनाडु के ईरोड के 22 वर्षीय ग्रैंड मास्टर इनियाम पन्नीरसेल्वम ने मलेशिया के जोहोर बाहरू में फेयर व्यू इंटरनेशनल स्कूल में जोहोर शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। तो जो नोमा जोहार इंटरनेशनल शतरंज खिताब है इसे तमिलनाडु के इनियान पन्नीरसेल्वम ने जीता है। नेक्स्ट है जी विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ध्यान दीजिए, जनवरी 2025 में कर्नाटक क्रिकेट टीम ने गुजरात के बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के 2024-25 संस्करण के फाइनल में विदर्भ क्रिकेट टीम को 36 रनों से हराकर अपना 5वां खिताब हासिल किया है। यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम रही है वह है कर्नाटक, जबकि उप विजेता टीम रहा है उसका नाम है विदर्भ क्रिकेट टीम। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है खो खो विश्व कप 2025। ध्यान दीजिए, भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के अपने अपने फाइनल में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता। यानी कि खो खो विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों टीमों की जो विजेता रहा है वह भारत ही रहा है। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिला टीम ने फाइनल में नेपाली टीम को 78-40 से हराया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि विजेता दोनों टीमों का यदि विजेता भारत रहा है तो दोनों टीमों का जो उप विजेता है वह, जबकि उप विजेता की यदि बात करें तो पुरुष और महिला दोनों टीमों का जो उप विजेता रहा है वह नेपाल रहा था। तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों में नेपाल को पराजित कर खो खो विश्व कप 2025 को जीता है। चलिए वन लाइनर कुछ करंट अफेयर्स से संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 97वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के रूप में नामांकित किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है अनुजा। काशी तमिल संगम 3.0 में सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में किसके योगदान पर प्रकाश डाला गया है? तो उनका नाम है ऋषि अगस्त्य। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुधार और योजना श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो शिखर सम्मेलन का नाम है उत्कर्ष ओडिशा। 2025 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। जनवरी 2025 में एमसीसी के विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड के लिए भारत से किसे चुना गया है? तो भारत से जय शाह को चुना गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में हुआ।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी एक नई पेंशन योजना अधिसूचित की गई है? तो उस पेंशन योजना का नाम है एकीकृत पेंशन योजना। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण इसका मुख्य विषय था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में अवस्थित है। भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? ध्यान दीजिए, भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने भारत के एआई मिशन के साथ एआई संचालित साझेदारी की घोषणा की? तो उस संगठन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। विश्व एनटीडी दिवस पर भारत में किस ऐतिहासिक स्थल को प्रकाशित किया गया? तो है इंडिया गेट। नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने कितनी राशि अनुदान सहायता के रूप में देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो है $250 मिलियन। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का जो खिताब है वह जैनिक सिनर ने जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। किस रोमन शहर में पुरातत्वविदों ने एक भव्य निजी स्नानघर परिसर का पता लगाया है? तो उस रोमन शहर का नाम है पोम्पी। अमेरिकी नियमों के तहत किस देश को एआई चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह मुख्य रूप से चाइना है। अमेरिका ने चीन पर एआई चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो हाल ही में किस संगठन ने सिल्वर नोटिस पायलट परियोजना शुरू की है? तो उस संगठन का नाम है इंटरपोल। नेक्स्ट है 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। आर्मेनिया किस राजनीतिक संघ में शामिल होना चाहता है? तो आर्मेनिया ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। तो हो गया यूरोपियन यूनियन। मिस्र की किस रानी का मंदिर हाल ही में हुई पुरातत्विक खोजों का हिस्सा था? तो वह है रानी हत्शेपसूत। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ? इंडोनेशिया। 1 जनवरी 2025 को कौन से 2 देश आधिकारिक तौर पर शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो वह है रोमानिया और बुल्गारिया हाल ही में शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि WEF पहल के तहत कितने औद्योगिक समूहों ने उत्सर्जन कम करने का संकल्प लिया है? तो टोटल 33 औद्योगिक समूह हैं। वर्तमान में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वर्तमान में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हनोई है। एआई और हरित क्षेत्रों में नौकरियों की तैयारी में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है? तो वह भारत है। किस संगठन ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जीता? तो उस संगठन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स है ISS के लिए एक्जियोम मिशन 4 का संचालन कौन करेगा? भारत के तहत इस मिशन में शुभांशु शुक्ला को शामिल किया गया है। भारतीय सेना की नई लॉन्च की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो उस क्षेत्र का नाम है संजय। किस मिशन में भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी की तैनाती शामिल है? तो वह गहरे महासागरीय मिशन। इसका नाम दिया गया है, ध्यान दीजिए, इस मिशन का नाम दिया गया है मत्स्य। इस यान का नाम है मत्स्य 6000 और यह जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? INS सर्वेक्षक PMSTIAC बैठक में सदस्यों द्वारा किस थेरेपी पर जोर दिया गया है? तो कोशिका और जीन थेरेपी पर इस बैठक में मुख्य रूप से जोर दिया गया। और आज का लास्ट है ICMR द्वारा कर्नाटक में 2 मामलों में किस वायरस की पुष्टि की गई है? तो ICMR ने कर्नाटक में मुख्य रूप से मानव मेटान्यूमो वायरस की खोज की है। तो यह जो मानव मेटान्यूमो है वह मुख्य रूप से वायरस से होने वाला एक प्रकार का रोग है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।